आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम भारतीय उद्योगों का पतन देखते हैं। अगर हम भारतीय उद्योगों की बात करें अगर हम भारतीय उद्योगों की बात करें तो प्राचीन समय से ही भारत प्राचीन समय से ही कृषि प्रधान देश रहा है और जो भारत के उद्योग हैं वो कृषि पर आधारित थे। जो भारत के उद्योग थे वो कृषि पर आधारित थे, जिसमें लघु उद्योग और कुटीर उद्योग शामिल थे। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग शामिल थे। संघ से काम किया जाता था और जिसमें हस्तकला उद्योग का भी उपयोग था। इसके साथ साथ हस्तकला उद्योग भी किया जाता था या इसका भी उपयोग होता था। और इसके साथ साथ जैसे लखनऊ चिकन के लिए प्रसिद्ध था, इसके साथ अगर हम अन्य उद्योग के बारे में भारत के देखें तो लखनऊ चिकन के लिए प्रसिद्ध था और बनारस साड़ी के लिए और जरी के काम के लिए प्रसिद्ध था। और अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर के गलीचे प्रसिद्ध थे। और अगर हम नागपुर की बात करें तो नागपुर के सिल्क के लिए प्रसिद्ध और कश्मीर साल के लिए प्रसिद्ध था, जो कि वर्तमान में भी लखनऊ चिकन के लिए प्रसिद्ध है, बनारस साड़ियों के लिए, लाहौर गलीचे के, नागपुर सिल्क और कश्मीर के साल के लिए प्रसिद्ध था। इसके साथ साथ अन्य उद्योग भी, जैसे चमड़े का कार्य, लकड़ी का कार्य। अगर हम अन्य उद्योग की बात करें तो चमड़े का कार्य और लकड़ी के कार्य ये भी उद्योग थे। पत्थर, संगमरमर, नक्काशी और पत्थरों को तराशना। संगमरमर, पत्थर, नक्काशी और पत्थरों को तराशना ये भी अन्य उद्योगों में शामिल थे। इसके साथ साथ अगर हम धातु कर्मों की बात करें तो धातु कर्म में पीतल, तांबा और कांसे के बर्तन इसके लिए प्रसिद्ध थे। और अगर हम जेवरात की बात करें तो चांदी, सोना और हीरा। जेवरात की हम बात करें तो चांदी, सोना और हीरा, इसके लिए भी यानी विभिन्न क्षेत्रों में अन्य उद्योग शामिल थे। और जब भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ यानी अंग्रेजों का आगमन हुआ तो प्रारंभ में इनका लक्ष्य केवल व्यापार था। जब यूरोपियों का आगमन भारत में होता है तो इनका प्रारंभ में ये व्यापार करते हैं। अंग्रेज प्रारंभ में ये व्यापार करते हैं और जिससे ये भारतीय वस्तुओं को यूरोप ले गए, जिससे भारत का निर्यात बढ़ा। यानी अंग्रेजों ने शुरुआत में क्या किया, भारतीय वस्तुओं को ये यूरोप ले गए। इससे क्या हुआ, भारतीय निर्यात बढ़ा। और जब भारतीय निर्यात बढ़ा, जैसे सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और मसालों का व्यापार होता था, तब सूती वस्त्रों का, रेशमी वस्त्रों का और मसालों का व्यापार होता था।
जब शुरुआत में उन्होंने व्यापार पर जोर दिया, जिससे भारत में पूंजी का आगमन हुआ। जब भारतीय वस्तुओं को अंग्रेज या यूरोपीय कंपनियां यूरोप में ले गईं, जिससे भारतीयों का निर्यात बढ़ा और भारतीयों के पास पूंजी का आगमन हुआ, यानी भारत में पूंजी का आगमन हुआ। भारत में पूंजी का आगमन हुआ था, इसीलिए तो भारतीय राजाओं ने शुरुआत में अंग्रेजों का यानी कि यूरोपीय कंपनियों का स्वागत किया था। इसलिए तो भारतीय राजाओं ने शुरुआत में यूरोपियों का स्वागत किया था। लेकिन जब अंग्रेज राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ कर देते हैं, जैसे 1757, 1764, 1757 प्लासी और 1764 में बक्सर के युद्ध में जब राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ कर देते हैं, तो यहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था का पतन प्रारंभ हो जाता है। जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। इससे यहीं से ये भारतीय अर्थव्यवस्था का पतन प्रारंभ हो जाता है। यहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था का पतन प्रारंभ हो जाता है। यहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था का पतन प्रारंभ हो जाता है। अगर हम भारतीय उद्योगों का पतन मुख्य रूप से जाने तो ये 1800 से 1850 के मध्य हुआ। 1800 से 1850 के मध्य भारतीय उद्योगों का पतन माना जाता है। भारतीय उद्योगों का पतन सर्वाधिक हुआ। और भारतीय उद्योगों के पतन के लिए आयात एवं निर्यात की नीतियां भी जिम्मेदार थीं। अगर हम भारतीय उद्योगों के पतन की बात करें तो इसके लिए आयात एवं निर्यात की नीतियां भी जिम्मेदार थीं। जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो रहा था, तो उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता हुई और तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता ही हुई। उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता हुई और दूसरा उन्हें तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता हुई। और उन्हें कच्चे माल के लिए एक तो कच्चे माल की आवश्यकता और दूसरे तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता हुई। इसीलिए तो उन्होंने भारतीय उपनिवेश को निशाना बनाया। इसके लिए उन्होंने भारतीय उपनिवेश को निशाना बनाया। और इसके बाद जब 1813 के चार्टर एक्ट में ब्रिटेन के व्यापारियों ने और पूंजीपतियों ने ब्रिटेन की संसद पर दबाव बनाया कि आपने भारत में एकाधिकार दे रखा है, तो ब्रिटेन की संसद ने 1813 के चार्टर एक्ट के तहत चाय और चीनी को छोड़कर शेष एकाधिकार समाप्त कर देते हैं, जिससे सभी कंपनियां भारत में आने लगी। इसमें एकाधिकार समाप्त हो जाता है, एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, जिससे ये सभी ब्रिटिश कंपनियां भारत के लिए आने लगी और जो भारतीय बाजार था वो ब्रिटेन के सामान से भर गया या पट गया। इससे क्या हुआ? इससे एक तो सभी कंपनियां भारत आने लगी और जो भारतीय बाजार था
उसमें उसे ब्रिटेन के सामान से पाट दिया गया या भर दिया गया, इससे भारतीय जो वस्तुएं थी वो प्रतियोगिता से बाहर हो गई। इससे क्या परिणाम निकला इसका, जो भारतीय वस्तुएं थी वो प्रतियोगिता से बाहर हो गई, प्रतियोगिता से बाहर हो गई। और भारत से जब कच्चे माल को निर्यात किया जाने लगा तो भारत में कच्चे माल की कमी होने लगी। जब भारत से कच्चे माल का निर्यात किया जाने लगा तो भारत में कच्चे माल की कमी हो गई, तो भारत में कच्चे माल की कमी हो गई और जिससे भारतीयों के लिए कच्चा माल महंगा हो गया, जिससे इसका परिणाम ये निकला कि भारतीयों के लिए कच्चा माल महंगा हो गया। जब भारतीयों के लिए कच्चा माल महंगा हो गया जिससे वे ब्रिटेन की वस्तुओं से प्रतियोगिता नहीं कर सके, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अंग्रेजों की कुछ नीतियां ही ऐसी थी जिससे भारतीय उद्योगों का पतन हुआ। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों की नीतियों की हम बात करें तो 1820 में इंग्लैंड में भारतीय सामान को प्रतिबंधित किया गया। 1820 में भारतीय सामान को ब्रिटेन में प्रतिबंधित किया गया और 1835 में भेदभाव वाले कर लगाए गए, जैसे भारतीय वस्तुओं पर 15 से 80% तक कर लगाया जाता था और ब्रिटेन की वस्तुओं पर केवल 2.5 से 3.5% तक ही कर लगाया जाता था। यानी 1835 की हम बात करें तो 1835 में भेदभाव वाले कर लगाए गए, जिसमें ब्रिटेन की जो ब्रिटेन की वस्तुएं थी उन पर 2.5 से 3.5% तक ही कर लगाया जाता था और जो भारतीय वस्तुएं थी उस पर 15 से 80% तक कर लगाया गया। यानी 1820 में भारतीय सामान को एक तो ब्रिटेन में प्रतिबंधित कर दिया गया, दूसरा 1835 में भेदभाव वाले कर लगाए गए और ब्रिटेन की वस्तुओं पर 2.5 से 3.5% तक ही कर लगाया जाता था, जबकि भारतीय वस्तुओं पर 15 से 80% तक कर लगाया गया। और इसका परिणाम ये निकला कि भारतीय वस्तुएं महंगी हो गई। भारतीय वस्तुएं महंगी हो गई और एक और नीति है 1849 में जहाजरानी नीति में परिवर्तन किया गया। 1849 में जहाजरानी नीति में परिवर्तन किया गया। जहाजरानी नीति में परिवर्तन किया गया जिसमें ब्रिटेन में सामान केवल ब्रिटेन के जहाज ही ले जा सकते थे, जिसमें ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में सामान केवल इंग्लैंड के जहाजों से ही आ सकता था और 1877 में ब्रिटिश कपड़ों से आयात शुल्क हटा दिया गया। 1877 में जो ब्रिटिश कपड़ों से आयात शुल्क हटा दिया गया।
आयात शुल्क हटा दिया गया, जिससे भारतीय उद्योगों का पतन हुआ। अगर हम ददनी प्रथा को देखें तो इसमें कृषकों और भारतीय जुलाहों पर कपड़ा एक निश्चित तिथि पर देने को कहा गया और कहा गया कि निश्चित मूल्य पर दें, जिससे भारतीय उद्योगों का और बुनकरों का पतन हुआ और बुनकरों ने अपना धंधा बंद कर दिया। अगर हम इसके परिणामों को देखें कि जब भारतीय उद्योगों का पतन हुआ तो इसके क्या परिणाम निकले। एक तो भारतीय जो पारंपरिक उद्योग थे उनका पतन हो गया। जो भारतीय पारंपरिक उद्योगों का पतन हो गया, भारतीय पारंपरिक उद्योगों का पतन हो गया और कृषि पर निर्भरता बढ़ गई। और कृषि पर निर्भरता बढ़ गई। जब कृषि पर निर्भरता बढ़ गई तो बेरोजगारी बढ़ गई और गरीबी में वृद्धि हुई। बेरोजगारी बढ़ गई और गरीबी में वृद्धि हुई। जब भारतीय उद्योगों का पतन हुआ तब कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अंग्रेज एक घुसपैठिया था जिसने भारतीय हथकरघा और चरखा को तोड़ दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में गरीबी और अकाल को अगर हम इसके कारणों को जानें तो इसके कारण में पहले पॉइंट पे है 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। 1764 के बक्सर का युद्ध, और इन दोनों में अंग्रेजों की विजय हुई, अंग्रेजों की जीत हुई या विजय हुई। जिसके बाद जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, इसके बाद इलाहाबाद की संधियां की जाती हैं और इसके बाद बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की जाती है और ये द्वैत शासन लॉर्ड क्लाइव द्वारा लगाया जाता है। जिसके बाद धन की लूट, बंगाल में धन की लूट हुई। जिसके बाद बंगाल में धन की लूट, जब बंगाल में द्वैत शासन स्थापित कर दिया जाता है तो इसमें कंपनी को दीवानी का कर दिया जाता है और निजामत का कार्य बंगाल के नवाब को समझ आता है। अगर हम दूसरे कारण को देखें तो दूसरे कारण है भू राजस्व की नीतियां। भू राजस्व की नीतियां जिससे किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ, जिसमें पहली है स्थायी बंदोबस्त और दूसरी महलवाड़ी और तीसरी रैयतवाड़ी। इन भू राजस्व नीतियों से अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों को अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ और किसानों का शोषण हुआ। इसमें अंग्रेजों, साहूकारों और जमींदारों को अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ और किसानों का शोषण हुआ। इसमें किसानों का शोषण हुआ। इसके साथ अगर हम तीसरे कारण को देखें, तीसरा कारण है आयात निर्यात की नीतियां। आयात निर्यात की नीतियां, इस आयात निर्यात की नीतियों में कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, जिससे जब कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया यानी नकदी फसलों पर जोर दिया गया, जैसे कच्चे माल का निर्यात किया गया, कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल का आयात किया गया और तैयार माल का आयात किया गया। इसका परिणाम ये निकला कि जो भारत के हस्त उद्योग थे उनका पतन हुआ। इससे भारत के हस्त उद्योग का पतन हुआ। इसके साथ अगर हम चौथे कारण को देखें तो चौथे कारण में भारत से धन का निष्कासन किया गया। भारत से धन का निष्कासन किया गया। भारत से धन का निष्कासन किया गया, जिससे भारत में गरीबी
बढ़े, भारत में गरीबी बढ़ी। अगर हम आय के मापन को देखें, तो 1867 से 1868 के मध्य में दादाभाई नौरोजी ने दादाभाई नौरोजी ने 1867 से 68 में भारत की में जो राष्ट्रीय वार्षिक आय प्रति व्यक्ति ए 20 रुपए प्रति वार्षिक आंकी या 20 रुपए प्रति वार्षिक आय बताई। इसके बाद एल्विन बेरिंग और डेविड बपलट, इन्होंने 1882 में जो वार्षिक आय है प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 27 रुपए प्रति वार्षिक 27 रुपए प्रति वार्षिक आय बताई। और इसके बाद लॉर्ड कर्जन ने 1901 में 30 रुपए प्रति वार्षिक आय बताई। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में जो राष्ट्रीय आय है वो 30 रुपए प्रति वार्षिक बताई। इसके बाद अगर हम देखें सरकारी आंकड़े क्या बताते थे, तो जो सरकारी आंकड़े थे जो 1944 से 46 में सरकारी आंकड़े 204 रुपए प्रति वार्षिक प्रति व्यक्ति आय आंकी गई। इसके बाद हम कंपनी के शासनकाल में अकालों को देखें, जो 1757 से 1857 के मध्य के अकालों को अगर हम देखें कंपनी के शासनकाल में अकालों को, तो 1769 से 70 के मध्य में 1769 से 70 के मध्य में अकाल देखने को मिलता है, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये अकाल बंगाल, बिहार और उड़ीसा में देखने को मिलता है। और इस अकाल में बंगाल की 1/3 जनसंख्या कम हो जाती है। इस अकाल में बंगाल की 1/3 जनसंख्या खत्म हो गई। 1/3 जनसंख्या खत्म हो गई। और इसमें अंग्रेजों ने कालाबाजारी की, चावल की कालाबाजारी की। इन्होंने सस्ते में चावल खरीदा और बाद में महंगा बेचा। इसमें अंग्रेजों ने चावल की कालाबाजारी की। इन्होंने सस्ता यानी थोक में चावल खरीदा और बाद में महंगा बेचा। और जब बंगाल में 1/3 जनसंख्या कम हो गई, तो इसके विरोध में सन्यासी विद्रोह हुआ। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह हुआ। इसके विरोध में सन्यासी विद्रोह हुआ। और अगर हम इस विद्रोह के दमन की बात करें, तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इस विद्रोह का दमन किया। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इस विद्रोह का दमन किया। और इसके बाद हम देखते हैं 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, वारेन हेस्टिंग्स को।
इसके बाद 1781-82 में अकाल देखने को मिलता है। 1781-82 में अकाल देखने को मिला और 1784 में अकाल देखने को मिला। 1784 में अकाल। इसके बाद 1792 में अकाल देखने को मिला और ये मद्रास और उत्तर भारत में। 1792 में अकाल और ये कहां हुआ? मद्रास और उत्तर भारत में सूखा पड़ा था। मद्रास और उत्तर भारत में सूखा पड़ा था और इसमें कुछ सहायता की गई। अगर हम बात करें इस अकाल की तो इसमें कुछ सहायता की गई। इसके बाद 1837 में भीषण अकाल पड़ा जिसमें अंग्रेज तटस्थ रहे। 1837 में एक भीषण अकाल पड़ा और इसमें अंग्रेज तटस्थ रहे। और यहां ईसाइयों के द्वारा, जो ईसाई मिशनरी थी, उनके द्वारा धर्म परिवर्तन किया गया। यहां पर ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन किया गया। यहां पर ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म का परिवर्तन किया गया। इसके बाद अगर हम ब्रिटिश शासन में, जो ब्रिटिश ताज शासन में अकालों को देखें, ब्रिटिश ताज शासन में अगर हम अकालों को देखें तो 1860 से 61 में दिल्ली आगरा में अकाल पड़ा। 1860-61 में दिल्ली आगरा में अकाल पड़ा और यहां पर कर्नल स्मिथ द्वारा समिति बनाई गई और अकाल की जांच करने के लिए यहां पर कौन सी समिति बनाई गई? यहां पर कर्नल स्मिथ समिति बनाई गई और इस अकाल की जांच करने के लिए लेकिन ये सफल नहीं हो सकी। इसके बाद दर्दशाला, जो कि पुअर हाउस बनाए गए। और इस अकाल की अगर हम बात करें तो इस अकाल में लगभग 2 लाख लोग मारे गए। इस अकाल में लगभग 2 लाख लोग मारे गए। इसके बाद अगर हम दूसरा अकाल, जो कि ब्रिटिश ताज शासन के काल में अकाल हुआ, 1865-66 में उड़ीसा में अकाल पड़ता है। 1865-66 में उड़ीसा में अकाल, और एक उड़ीसा और मद्रास के क्षेत्र में अकाल पड़ा। इस अकाल में लगभग 5 लाख लोग मारे गए और यहाँ जांच के लिए कैम्पबेल समिति बनाई गई। इसमें 5 लाख लोग, इस अकाल में 5 लाख लोग मारे गए और यहाँ जांच के लिए, इस अकाल की जांच के लिए कैम्पबेल समिति बनाई गई। इसके बाद अगर हम तीसरे अकाल की बात करें, जो ब्रिटिश ताज शासन काल में हुआ, जो 1876 से 78 में एक अकाल होता है। 1876 से 78 में अकाल होता है और इसे शताब्दी का भयंकर अकाल कहा गया। इसे शताब्दी का भयंकर अकाल कहा गया और इसमें लगभग 50 लाख लोग मारे गए। इस अकाल में लगभग 50 लाख लोग मारे गए। और अगर हम इस अकाल की असर की बात करें तो इस अकाल का असर संपूर्ण भारत पर रहा।
इस अकाल का असर रहा। इसके बाद 1894-96 में एक महान अकाल हुआ। 1894-96 में एक महान अकाल हुआ और इसमें सूखे की वजह से लगभग 20 लाख लोग मारे गए। इसमें सूखे की वजह से लगभग 20 लाख लोग मारे गए और लगभग 4 करोड़ लोग प्रभावित हुए। लगभग 4 करोड़ लोग इस अकाल से प्रभावित हुए। इसके बाद 1942-43 में एक बंगाल में अकाल देखने को मिलता है। एक बंगाल में अकाल देखने को मिलता है यहाँ पर, और इस अकाल में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यहाँ बंगाल में फसल नहीं हो पाती है और बर्मा से भी चावल नहीं आ पाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बंगाल में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बंगाल में फसल नहीं हो पाती है। फसल नहीं हो पाती है और बर्मा से चावल भी नहीं आ पाता, जिसके कारण 1942-43 में बंगाल में एक अकाल देखने को मिलता है। बर्मा से चावल भी नहीं आ पाता है या नहीं आ पाया। इसके बाद हम अकाल समितियां एवं आयोगों को देखते हैं। अकाल समितियां एवं आयोग, अगर हम पहली समिति को देखें तो पहली समिति कर्नल स्मिथ समिति। कर्नल स्मिथ समिति जो 1960-61 के अकाल की जांच के लिए बनाई गई, लेकिन इस जांच का कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन जांच का कोई परिणाम नहीं निकला। और अगर हम दूसरी अकाल की जांच समिति को देखें तो दूसरी है जॉर्ज कैम्पबेल समिति। जॉर्ज कैम्पबेल समिति, और ये जॉर्ज कैम्पबेल समिति 1866-67 में जो उड़ीसा में अकाल हुआ था या पड़ा था उसकी जांच के लिए 1866-67 में उड़ीसा में अकाल, उसकी जांच के लिए उड़ीसा में अकाल पड़ा था, उसकी जांच के लिए बनाई गई थी। इसमें सिफारिशें दी गई कि अकाल से निपटने के लिए सरकारी और प्राइवेट संसाधनों को दोनों का प्रयोग किया जाए। इसमें सिफारिशें दी गई कि इस अकाल से निपटने के लिए जो सरकारी और प्राइवेट दोनों संसाधनों का उपयोग किया जाए और नहरों, सड़कों और रेलवे में कार्य के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए। नहरों, सड़कों और रेलवे, नहरों, सड़कों और रेलवे के कार्य में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए। इसके बाद तीसरा, अगर हम आयोग की बात करें तो तीसरा आयोग है जांच समितियां। इसके बाद अगर हम आयोग को देखें तो पहला आयोग स्ट्रेची आयोग, जैसे ये प्रथम आयोग है और इस आयोग का गठन 1880 में किया गया। अगर हम गठन की बात करें तो इसका गठन 1880 में किया गया। ये लॉर्ड लिटन के समय में इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का गठन लॉर्ड लिटन के समय इस आयोग का गठन किया गया और इसमें कहा गया कि अन्न का भंडारण किया जाए और लगान में रियायत दी जाए। इसमें कहा गया, इस आयोग में कहा गया कि
अन्न का भंडारण किया जाए और लगान में रियायत हो, लगान में रियायत हो और एक अकाल कोष की स्थापना हो जिसमें एक अकाल कोष की स्थापना हो जिसमें 1 करोड़ रुपए प्रति वार्षिक रखी जाए, 1 करोड़ रुपए वार्षिक रखी जाए, 1 करोड़ रुपए वार्षिक रखी जाए और पुअर हाउस बनाए जाएं, यानी दरिद्रशालाएं और पुअर हाउस बनाए जाएं। जिसमें अन्न एवं पैसे दिए जाएं। इसके बाद एक लॉयल आयोग, इसके बाद एक लॉयल आयोग जिसका 1897 में गठन किया गया लॉर्ड एल्गिन के साथ, यानी लॉर्ड एल्गिन के समय में, लॉर्ड एल्गिन के समय में लॉयल आयोग का गठन किया गया। इसके बाद एक मैकडोनाल्ड आयोग का गठन किया जाता है जो 1900 ईस्वी में होता है, जिसमें सिफारिशें दी जाती हैं कि जल प्रबंधन किया जाए और अकाल क्षेत्रों में आयुक्त बनाए जाएं, सरकारी एवं प्राइवेट संसाधनों का प्रयोग किया जाए और ग्रामीण स्तर पर कार्रवाई हो। एक मैकडोनाल्ड आयोग जिसका गठन 1900 ईस्वी में किया गया और इसमें सिफारिशें दी गई कि जल का प्रबंधन किया जाए, जल का प्रबंधन हो और अकाल क्षेत्रों में आयुक्त बनाए जाएं, अकाल क्षेत्रों में आयुक्त बनाए जाएं और सरकारी एवं प्राइवेट संसाधनों का प्रयोग हो अकाल से निपटने के लिए और ग्रामीण स्तर पर कार्रवाई हो। और क्या हो? ग्रामीण स्तर पर कार्रवाई, ग्रामीण स्तर पर कार्रवाई हो और सरकारी एवं प्राइवेट संसाधनों का प्रयोग, सरकारी एवं प्राइवेट संसाधनों का प्रयोग, और सरकारी एवं प्राइवेट संसाधनों का प्रयोग अकाल से निपटने के लिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आयोग की बात करें तो इसके बाद नेक्स्ट आयोग है जॉन वुडहेड आयोग। जॉन वुडहेड आयोग जिसका गठन 1945 में किया गया, जिसका गठन 1945 में किया गया। जॉन डिग्बी ने, अगर हम देखें तो जॉन डिग्बी ने कहा था कि 1857 से 1901 के मध्य में भारत में लगभग अकाल से 2 करोड़ 88 लाख और 25,000 लोग मारे गए। 25,000 लोग मारे गए। एक सरकारी आंकड़े थे जिसमें जॉन डिग्बी ने कहा था कि जो 1857 से 1901 के मध्य में लगभग 2 करोड़ 88 लाख और 25,000 लोग मारे गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।